उसको बोलते हैं न्यूरॉन। तो न्यूरॉन का मैंने एक आपको ये लास्ट में ये डायग्राम बताया था। ये तो न्यूरॉन की पूरी बॉडी हो गई, और उसमें जो ये सेंट्रल पोर्शन है, इस सेंट्रल पोर्शन को हम बोल देते हैं कि न्यूक्लियस ऑफ न्यूरॉन। और फिर जो बाहर जो इसमें न्यूक्लियस के अलावा जितना भी इसमें सब कुछ फिलअप होता है ये लिक्विड, इसको हम बोल देते हैं साइटोप्लाज्म। और ये इस तरीके के जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर, जो रूट लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, इनको बोलते हैं डेंड्राइट्स। और ये जो पूरी बॉडी है, इस पूरी बॉडी को हम बोलते हैं सेल बॉडी। फिर यहाँ से जो ये ट्यूब निकल कर जाती है इस तरीके से, जो ये ट्यूब जा रही है और अलग अलग नर्व एंडिंग्स इसमें से निकल रही है हमारा, उसको बोल देते हैं एक्सॉन। और ये आप ये देख लीजिए कि ऊपर और नीचे जो ये प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, इसको बोलते हैं माइलिन शीथ। माइलिन शीथ फॉर इंसुलेशन एंड प्रोटेक्शन। ये इंसुलेशन और प्रोटेक्शन के लिए होती है माइलिन शीथ। ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं पेज नंबर 19 पर। ये मैं आप लोगों को भेज चुका हूँ पेज नंबर 19, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ऊपर से। तो यहाँ पर है अ न्यूरॉन और नर्व सेल हैज थ्री कंपोनेंट्स। न्यूरॉन में या नर्व सेल में तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो होती है डेंड्राइट्स, एक होता है एक्सॉन, और एक होता है सेल बॉडी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अ नंबर ऑफ लॉन्ग एंड थिन फाइबर्स आर स्ट्रेचिंग आउट फ्रॉम द सेल बॉडी ऑफ अ न्यूरॉन, दे आर कॉल्ड नर्व फाइबर्स। जो बहुत सारे छोटे पतले पतले और लंबे लंबे जो फाइबर्स निकलते हैं किसी भी सेल बॉडी में से, न्यूरॉन की किसी भी सेल बॉडी में से, जो बहुत पतले पतले फाइबर्स जो निकलते हैं बाहर की तरफ, उनको हम बोलते हैं दे आर कॉल्ड नर्व फाइबर्स। उनको बोला जाता है नर्व फाइबर्स। फिर इसमें हम ये कहेंगे द शॉर्टर फाइबर्स ऑन द बॉडी ऑफ अ न्यूरॉन। जो छोटे फाइबर्स होते हैं, इन छोटे फाइबर्स को बोलते हैं डेंड्राइट्स। द लॉन्गेस्ट फाइबर ऑन द सेल बॉडी ऑफ अ न्यूरॉन इज कॉल्ड एक्सॉन। जो लॉन्गेस्ट फाइबर होता है, सबसे लंबा फाइबर होता है, जो नर्व एंडिंग तक कनेक्टेड होता है, उसको हम बोल देते हैं एक्सॉन। उसको हम बोल देते हैं एक्सॉन। और फिर है द एक्सॉन हैज एन इंसुलेटिंग एंड प्रोटेक्टिव शीथ और कवर ऑफ माइलिन अराउंड इट। माइलिन इज मेड ऑफ फैट एंड प्रोटीन। ये ऐसा होता है कि ये चारों तरफ जो है कि ये स्ट्रक्चर बना होता है। हमने ये बोला है कि ये सेल बॉडी है न्यूरॉन की, ये सेल बॉडी है। इस सेल बॉडी में से जो छोटे छोटे फाइबर्स निकल रहे हैं, पतले पतले फाइबर्स, इनको तो हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। और जो सबसे लंबा फाइबर यहाँ से लेकर और यहाँ तक जा रहा है, इस सबसे लंबे फाइबर को बोल देते हैं हम एक्सॉन। ठीक। उसके बाद हम ये कहते हैं कि फिर इस एक्सॉन को, ये जो सबसे लंबा फाइबर है, इस एक्सॉन को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक माइलिन शीथ लगी रहती है। तो माइलिन शीथ जो है वो फैट की और प्रोटीन की बनी हुई होती है। अच्छा, अब सोचिएगा कि अगर ये माइलिन शीथ ना हो तो क्या होगा। अगर माइलिन शीथ नहीं होगी तो क्या होगा, हम ये कहेंगे कि भाई हमारा जो एक्सॉन है ना, एक्सॉन के चारों तरफ माइलिन शीथ जो है वो प्रोटेक्टिव कवरिंग की तरह काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, कई बार ऐसा होता है कि हम बैठे हुए हैं और बैठे हुए हमारा जो सर है वो टकरा गया कहीं दीवार से, है ना, हमें ऐसी नींद आई और पीछे दीवार थी, हमारा सर दीवार से लग गया। या कई बार ऐसा होता है कि हम मतलब कोई स्कूटर चला रहे हैं या बाइक चला रहे हैं या साइकिल चला रहे हैं और हम उससे गिर गए तो कई बार हमारे सर में चोट लग जाती है। तो सर में चोट लग जाती है, थोड़ा बहुत खून निकलता है और वो ठीक हो जाता है। मैं माइनर इंजरी की बात कर रहा हूँ, बहुत बड़ी एक्सीडेंट की, किसी बहुत बड़ी इंजरी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो अगर हमारे को सर में कोई छोटी सी चोट लग जाती है, ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि जो हमारा स्कल है वो स्कल टकराता है, और जब स्कल टकराता है तो थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन तो बाल कर देते हैं। उसके बाद हमारा स्कल के ऊपर जो स्किन है, थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन वो स्किन कर देती है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर सर पर बाल हैं तो हमारे जो सर है उस पर चोट थोड़ी कम लगेगी। अब सोचिएगा कि बाल नहीं है सर पर, ठीक है, तो हमारा सर अगर टकराएगा तो हमको कंपैरेटिवली ज्यादा चोट लगेगी। वही चीज है कि अगर एक्सॉन के ऊपर कोई प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं है, माइलिन शीथ नहीं है, तो अगर मान लीजिए मेरे सर में किसी भी तरीके का कोई जर्क, झटका या चोट लगती है, तो सीधा सीधा चांसेस ये है कि मेरे नर्व फाइबर्स, जिसको हम एक्सॉन बोलते हैं, वो जो लंबा नर्व फाइबर है एक्सॉन, वो सीधा सीधा एक्सॉन डैमेज हो सकता है। और एक्सॉन डैमेज हो सकता है तो मेरे माइंड को नुकसान पहुंच सकता है काफी। तो इस वजह से फैट की और प्रोटीन की एक कवरिंग लेयर चढ़ी हुई होती है एक्सॉन के ऊपर, जो एक्सॉन को बचाती है किसी भी तरीके के डैमेज से।
ठीक है, समझ में आ गया सभी बच्चों को? यस सर। ठीक है, यस उसके सर। बाद हाँ जी बताइए, सर सभी को क्लियर है ना? चले आगे। नो सर आप एक बार फिर से बता दो। मैं फिर से बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए मैंने बोला कि हमारे पास जो एक्सॉन है, ये सेल बॉडी होती है न्यूरॉन की। न्यूरॉन की सेल बॉडी ये है ना? और सेल बॉडी से जो है ये छोटे छोटे फाइबर्स निकल रहे हैं। इन छोटे छोटे फाइबर्स को हम बोलेंगे डेंड्राइट्स। अगर ये जो सेल बॉडी है, इस सेल बॉडी में से जो सबसे लंबा फाइबर निकलता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो नर्व एंडिंग तक जाता है, ये जो सबसे लंबा फाइबर है इसको हम बोलते हैं एक्सॉन। एक्सॉन के चारों तरफ ये देखिए, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है। तो ये जो प्रोटेक्टिव शीट बनी हुई है इसको माइलिन शीट बोलते हैं। अगर मान लीजिए हमारे हेड में किसी भी तरीके की इंजरी होती है, और वो जो इंजरी है, वो जो चोट है, अगर मान लो माइलिन शीट ना हो, तो हमारा जो एक्सॉन है सीधा सीधा वो एक्सॉन डैमेज हो जाएगा। ये बिल्कुल वही चीज है कि अगर मैं अपने मोबाइल फोन के ऊपर जो आप एक कवर चढ़ाते हैं ना, वो कवर इसीलिए तो चढ़ाते हैं कि अगर मोबाइल फोन गलती से गिर जाए या छोटी मोटी कोई चोट लग जाए, कोई हल्की फुल्की टक्कर लग जाए, तो वो मोबाइल फोन खराब ना हो, खराब हो तो कवर खराब हो। तो उसी तरीके से माइलिन शीथ खराब होती है, माइलिन शीथ पर असर पड़ता है, लेकिन एक्सॉन को वो बचा कर रखता है। तो एक्सॉन को सेफगार्ड करने के लिए माइलिन जो है वो उसके चारों तरफ लिपटा हुआ होता है। ये समझ में आ गया अभी सबको? एक्सक्यूज मी सर। जी बताइए। सर अगर माइलिन शीट पे अगर डैमेज आया है तो सर वो रिकवर हो सकता है दोबारा? वो रिकवर हो जाता है। हमने ये बताया इसमें कि माइलिन शीथ इज मेड अप ऑफ फैट एंड प्रोटीन। ये वही चीज है कि जैसे मान लीजिए अगर कोई बहुत पतला दुबला सा कोई बच्चा है, वो अगर गिरेगा कहीं पर भी साइकिल चलाते हुए या गाड़ी चलाते हुए, वो कहीं पर गिर गया, तो गिरेगा तो उसके ऊपर जो है, मान लीजिए उसके हाथ है, काफी पतले पतले हाथ है, तो उसके हाथ के ऊपर फैट की और प्रोटीन की कवरिंग जो लेयर है वो बहुत कम चढ़ी हुई है, वो इतना पतला है, तो उसके हड्डी में फ्रैक्चर होने के चांसेस ज्यादा है। लेकिन अगर किसी का हाथ काफी मोटा है, तो अगर किसी का हाथ काफी मोटा है, तो जो फैट का जो कवरिंग हो रखी है ऊपर, वो फैट की कवरिंग से क्या होगा, उसके हाथ में जो बोन है, बोन में फ्रैक्चर होने से बच जाएगा। और ऊपर अगर कुछ घिसट लग गई या कुछ चोट लग गई, तो वो तो रिकवरी हो जाती है, वो तो क्लॉटिंग वगैरह से वो तो पूरा ठीक हो जाता है। ठीक है, तो जो फैट और प्रोटीन की जो लेयर होती है, वो अपने आप ही सेल्फ सेल्फ अपने आप को धीरे धीरे टाइम के साथ रिपेयर कर लेती है। समझ गए? यस सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। यस सर। सर अगर सेल बॉडी पे कुछ लगा तो? हाँ, अगर सेल बॉडी पर कुछ लगेगा तो उसमें भी बराबर डैमेज पहुंचेगा। तो सेल बॉडी जो होती है, सेल बॉडी तो ऑलरेडी स्कल के अंदर पूरा प्रोटेक्टिव कवरिंग उसके चारों तरफ तो होती ही है। सेल बॉडी में से जो बारीक बारीक जो नर्व फाइबर्स निकलते हैं, तो उसमें चांसेस होता है कि कई बार कुछ झटका लगा सर में या कुछ बात हुई, तो उनके खराब होने के चांसेस होते हैं। इस वजह से उसको चारों तरफ से प्रोटेक्टिव एक कवरिंग दे रखी होती है। समझ में आ गया? यस हाँ जी, सर। बताइए बताइए। सर अगर बाई चांस हमारे न्यूरॉन में कोई डैमेज आ जाता है, वो रिपेयर हो जाता है सर? न्यूरॉन के डैमेजेस रिपेयर नहीं होते। ये होता है कि जो न्यूरॉन है ना, न्यूरॉन्स का एक मैकेनिज्म चलता रहता है कि जैसे हमारी बॉडी के सेल्स होते हैं, तो हमारी बॉडी के सेल्स की भी ना एक पर्टिकुलर एज होती है। तो वो जैसे मान लीजिए किसी सेल की एज है 4 दिन, तो वो 4 दिन तक सेल पूरा डेवलप होगा। 4 दिन के बाद क्या होता है, सेल का ना, आपने सुना होगा, मैंने इस चैप्टर में शुरुआत में बताया था, सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन का मतलब ये है कि एक सेल में से दूसरे सेल निकलते रहते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए मैंने ये बात करी, एक न्यूरॉन की बात करी, तो न्यूरॉन में जैसे मैंने बोला कि ये सेल बॉडी है, अब ये सेल बॉडी ना इलोंगेट होनी शुरू हो गई। तो इलोंगेट हुई तो ये बड़ा सा जो नर्व फाइबर बना है, ये कहलाता है एक्सॉन। फिर धीरे 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 जो ये एक्सॉन्स हैं, ये भी डेवलप होने लगते हैं और नए न्यूरॉन्स बनने लगते हैं। तो होता क्या है कि हम अगर अपने माइंड की भी बात करें, तो माइंड में भी जो सेल्स होते हैं, वो धीरे धीरे पुराने सेल्स तो डैमेज होते जाते हैं, खराब होते जाते हैं और वो खत्म होते जाते हैं, और नए जो सेल्स हैं, नए सेल्स वो डेवलप होते जाते हैं। तो अगर न्यूरॉन कोई खराब भी हो गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक न्यूरॉन का खराब हो गया तो इसका मतलब हमारी दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। धीरे धीरे और न्यूरॉन्स भी डेवलप होते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी छोटे बच्चे की बात करें, तो छोटे बच्चे का सिर बहुत छोटा सा होता है, इतना छोटा सा सिर होता है, वो समझ भी नहीं पाता काफी सारी चीजों को, लेकिन धीरे धीरे करके उसके दिमाग जो है वो भी थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है, और जो स्कल है, स्कल का साइज भी धीरे धीरे बड़ा होता है। तो इसका मतलब क्या है कि बॉडी के सारे सेल्स धीरे 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 डेवलप हो रहे हैं, हाथ भी लंबे होते चले जाते हैं, चेहरा बड़ा होता चला जाता है। तो धीरे धीरे बॉडी के सारे सेल्स डेवलप हो रहे हैं, तो न्यूरॉन इज आल्सो अ काइंड ऑफ सेल।
तो वो सेल भी नए नए सेल डेवलप होते हैं, तो पुराने सेल धीरे धीरे खत्म भी होते रहते हैं। तो ये प्रोसेस है जो चलता रहता है थ्रू आउट लाइफ। ठीक है। ओके सर, यस। जो डैमेज होता है ना, वो डैमेज ये होता है कि अगर मान लीजिए कभी किसी का बहुत गंदा कोई एक्सीडेंट हो गया और उसके सर में इतनी खतरनाक चोट लग गई कि उसके सर के न्यूरॉन्स इतने डैमेज हो गए कि अब वो रिपेयर भी नहीं कर पाएंगे उतनी जल्दी जितना उस इंसान के लिए जरूरी है। जैसे मान लीजिए हम ये बोलते हैं कि हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में हम मान लीजिए ये बोलते हैं कि भाई 4 से 5 लीटर ऑन एन एवरेज एक इंसान की बॉडी में इतना खून होता है, इतना ब्लड होता है। तो अगर 4 लीटर से कम हो गया तो चलिए, अगर 3 लीटर तक हो गया या 2.5 लीटर तक हो गया तो बॉडी को बड़ी थकान, बड़ी वीकनेस होती है। फिर आप 1-2 दिन तक थोड़ा खाते हो पीते हो तो धीरे धीरे जो बॉडी है, बॉडी में ब्लड बनने लगता है और वो रिकवरी हो जाती है। कहते हैं ना कि जैसे आप कहीं ब्लड डोनेट करके आए हैं, तो जब ब्लड डोनेशन होता है तो वो आपसे ज्यादा 1 लीटर ब्लड निकालेंगे आपकी बॉडी में से, उससे ज्यादा नहीं निकालेंगे। हो सकता है 700-800 ml ही निकालें, तो पूरा 1 लीटर ना निकालें। और फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि आपको नेक्स्ट 2 to 3 डेज आपको काफी फ्रूट्स वगैरह खाने हैं और कुछ ऐसी चीजें बताते हैं जिससे जल्दी से जल्दी ब्लड की रिकवरी होती है। तो वो चीजों का आपको ध्यान रखना होता है। तो वही चीज बनाना। हाँ, वही चीज ऐसी है कि जैसे मान लीजिए हमारी बॉडी है, अगर मान लीजिए कोई ऐसा हमारा एक्सीडेंट हो गया और हमारे सर में इतनी खतरनाक चोट लग गई कि हमारे बॉडी में हमारा जो दिमाग है, दिमाग की मिनिमम फंक्शनिंग के लिए हमको मान लीजिए कि 10 न्यूरॉन्स की जरूरत है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 10 न्यूरॉन्स की मान लीजिए जरूरत है और हमारे दिमाग में 20 न्यूरॉन है ऑलरेडी। अगर मान लो हमको ऐसी चोट लग गई कि हमारे 7 न्यूरॉन इंस्टेंटली डैमेज हो गए, तो भी क्या है कि भाई 10 न्यूरॉन में मेरा काम चल जाएगा, तो 13 न्यूरॉन तो तब भी 7 न्यूरॉन डैमेज हो गए। और बाकी के जो न्यूरॉन्स हैं वो विद टाइम, जैसे आपके सर में चोट लगी है तो डॉक्टर आपको बोलेगा भाई आपको 3-4 दिन बेड रेस्ट करना है। वो बेड रेस्ट किस वजह से करना है कि आप चल भी रहे हैं तो भी वाइब्रेशन आपके दिमाग तक पहुंच रही है, आपके सर तक पहुंच रही है। तो वो बेड रेस्ट इस वजह से बोलते हैं ताकि बॉडी में जहां जहां पर जो भी सेल्स जो है वो डेड हो गए हैं, वो सेल्स धीरे धीरे डेवलप होते हैं। तो रेस्ट करने के बाद आपको लगता है कि हाँ भाई अब मेरे को थोड़ा सा फ्रेश फील हो रहा है। फ्रेश फील होने का मतलब ये है कि जो सेल्स डैमेज हो चुके थे उनकी जगह जो छोटे छोटे नए सेल्स थे जो अभी छोटे थे वो डेवलप होकर बड़े हो गए हैं। तो दैट्स व्हाई यू आर फीलिंग नाउ कंफर्टेबल। तो ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होने के बाद हमारा 7 न्यूरॉन्स डैमेज हो गए, तो बाकी के जो छोटे छोटे 6-7 न्यूरॉन्स थे वो धीरे धीरे आपने 2 दिन 3 दिन 4 दिन बेड रेस्ट करा और जो भी डॉक्टर ने मेडिसिन वगैरह बोली रेस्ट करने के लिए वो आपने मेडिसिन ली, तो धीरे धीरे वो न्यूरॉन्स डेवलप हो जाते हैं और आप ठीक से फील करने लगते हो। हाँ, वहीं अगर दूसरी जगह ऐसा हो जाता है कि भाई आपके इतने न्यूरॉन्स डैमेज हो गए कि 13 न्यूरॉन्स डैमेज हो गए या 14 न्यूरॉन्स डैमेज हो गए, तो 6-7 न्यूरॉन्स ही बचे हैं। तो फिर इस केस में जो भी इंसान होता है, वो जो पेशेंट होता है उसको फिर आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है। वो होता है इंटेंसिव केयर यूनिट के डॉक्टर लगातार उसको देखते रहते हैं। आपने देखा होगा जब फिल्मों में भी किसी में दिखाते हैं कि किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके सर पर यहाँ पर कहते हैं सर में चोट लगी है तो इधर इधर चिप लगा देते हैं वो छोटी छोटी, और उस पर मॉनिटर में आपके न्यूरॉन्स की क्या एक्टिविटी है वो सारी मॉनिटर में डॉक्टर ऑब्जर्व करते रहते हैं। तो वो यही ऑब्जर्व करते हैं कि न्यूरॉन्स प्रॉपर्ली डेवलप कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और फिर वो 24 घंटे में या मतलब और ज्यादा टाइम में वो देख लेते हैं कि हाँ डेवलपमेंट होता है, तो वो बता देते हैं कि हाँ अब पेशेंट ना रिकवर कर रहा है धीरे धीरे। तो ये उस केस में होता है कंडीशन। ज्यादा ही और ज्यादा डैमेज हो जाते हैं तो डॉक्टर भी कह देते हैं कि भाई अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, अब तो बंदा मर ही जाएगा। तो ये वो चीज होती है न्यूरॉन्स के डैमेज होने की। लेकिन ऑन मतलब नेचुरली भी सेल्स धीरे धीरे डैमेज होते रहते हैं, धीरे धीरे सेल्स आते हैं। ठीक है, चले आगे। यस सर। चलिए अब नेक्स्ट जो है इसमें ना क्वेश्चन के फॉर्म में दे रखा है मैंने, यहीं पर पेज नंबर 19 में आप देखेंगे नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन के फॉर्म में दे रखा है। देखिए ये हाउ messages are how messages are transmitted and transformed from one neuron to another in the nervous system। तो ये क्वेश्चन है how messages are transmitted and transferred from one neuron to another in the nervous system। नर्वस सिस्टम में जो मैसेजेस हैं वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक किस तरीके से ट्रांसफर होते हैं, किस तरीके से ट्रांसमिट होते हैं, ये मुझे बताना है। The messages which the neurons transmit in the nervous system are in the form of electrical impulses। पहला पॉइंट तो ये है, हमको ध्यान रखना है
कि जितने भी हमारे मैसेजेस होते हैं, जो एक हम ये बोलते हैं तो मैसेजेस विच द न्यूरॉन्स ट्रांसमिट, न्यूरॉन्स जो मैसेज ट्रांसमिट करते हैं नर्वस सिस्टम को, वो जो मैसेजेस होते हैं दे आर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के फॉर्म में होते हैं। फिर सेकंड पॉइंट, द डेंड्राइट्स पिक अप द नर्व इम्पल्सेस और मैसेजेस फ्रॉम द रिसेप्टर्स। रिसेप्टर क्या हो गए? रिसेप्टर मैंने आपको कल बताया था 5 तरीके के रिसेप्टर होते हैं। अगर मैं लाइट ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो लाइट मेरी आई ऑब्जर्व करेगी, तो वो हो गया फोटो रिसेप्टर। फिर अगर मैं साउंड ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो साउंड जो है वो मेरे ईयर्स ऑब्जर्व करेंगे, उनको हम बोलते हैं फोनो रिसेप्टर। अगर मैं किसी भी चीज को टेस्ट कर रहा हूँ तो मेरी टंग एक्सेप्ट करेगी, उसको हम बोलते हैं गस्टो रिसेप्टर, गस्टेटरी रिसेप्टर्स। उसके अलावा ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स मेरी नोज में होते हैं। उसके अलावा थर्मो रिसेप्टर्स वो हमारी स्किन में होते हैं। तो हमने ये कहा कि इस तरीके के बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं, 5 रिसेप्टर्स होते हैं। तो रिसेप्टर्स से जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो सीधा जाती है डेंड्राइट के पास। रिसेप्टर से जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो सीधा जाती है डेंड्राइट के पास, ठीक है। तो यही लिखा है, द डेंड्राइट्स पिक अप द नर्व इम्पल्सेस और मैसेजेस फ्रॉम द रिसेप्टर्स। अगला पॉइंट, दे पास द इम्पल्सेस टू द सेल बॉडी एंड देन अलोंग द एक्सोन। फिर क्या होता है कि रिसेप्टर्स जो हैं, रिसेप्टर्स से इंफॉर्मेशन गई डेंड्राइट के पास। डेंड्राइट है बहुत बारीक बारीक थिन थिन नर्व्स, इन नर्व्स से इंफॉर्मेशन गई इस सेल बॉडी के पास और सेल बॉडी ने वो इंफॉर्मेशन एक्सोन के थ्रू पास कर दी। तो एक्सोन के थ्रू इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी ट्रांसफर होती है। अच्छा, they pass the impulses to the cell body and then along the axon. Next point here, the axon passes the impulse or message to another neuron through a junction or gap called synapse. अब क्या होता है कि एक्सॉन जो है, एक्सॉन ये जा रहा है। अब यहाँ पर जो ये नर्व एंडिंग्स है, ये आप ऐसे समझिए जैसे कोई वायर होता है ना, और वायर के खुले हुए पोर्शन होते हैं। तो ये जो नर्व एंडिंग्स है, ये वाला एंड जो है, इधर वाला जो एंड है, ये किसी एक न्यूरॉन से कनेक्टेड होगा। ये वाला जो एंड है, ये किसी दूसरे न्यूरॉन से, ये तीसरे से, ये चौथे से, ये पांचवे से, छठे से। तो जितनी भी नर्व एंडिंग्स है, जैसे यहाँ पर 8-10 नर्व एंडिंग्स दिखाई दे रही है, छोटे छोटे जो डॉट्स हैं, ये नर्व एंडिंग है। तो ये नर्व एंडिंग क्या है? ये बेसिकली ओपन कनेक्शंस हैं, ये दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट होते चले जाते हैं। तो अब होता क्या है कि जब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट होता है तो बीच में जो जंक्शन होता है ना, जो बीच में कनेक्शन पॉइंट होता है, उस कनेक्शन पॉइंट के बीच में एक छोटा सा गैप होता है, उस गैप को बोलते हैं सिनेप्स, ठीक है। जब दो न्यूरॉन्स कनेक्ट होते हैं तो दो न्यूरॉन्स के बीच में एक छोटा सा गैप होता है, उस गैप को बोलते हैं सिनेप्स। देखिएगा, द गैप बिटवीन द जंक्शन of two connecting neurons दो न्यूरॉन्स जब कनेक्ट होते हैं तो उनके बीच का जो छोटा सा गैप होता है उसको हम बोलते हैं सिनेप्स। Any two neurons in the nervous system do not join to one another completely. कोई भी दो न्यूरॉन्स जो हैं नर्वस सिस्टम में, वो एक दूसरे से पूरी तरह से कंप्लीटली ज्वाइन नहीं करते, कंप्लीटली नहीं जुड़ जाते। There is always a very small gap between the two neurons where they join. जहाँ पर वो ज्वाइन करते हैं वहाँ पर हमेशा एक छोटा सा गैप होता है, and this gap is known as synapse. ये सबको समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है जी। यस सर। ओके, अब इसके बाद क्या होता है कि इसी का डायग्राम नेक्स्ट पेज पर दे रखा है। इस डायग्राम को मैं एक बार ड्रॉ करके बता देता हूँ। ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, अभी समझ में आ जाए। देखिए, हमने कहा एक्सॉन होती है एक लंबी नर्व। एक्सॉन जो है उसका एंड पॉइंट ये हो गया, और उसको ना मैं मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूँ।
तो ये जो आपको एक पाइप दिखाई दे रहा है, एक तरह से एक जो नर्व इस तरीके से आती हुई दिखाई दे रही है, इसको हम बोलेंगे एक्सॉन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन का मतलब क्या है? वो न्यूरॉन जिसने सेंस करा है, वो न्यूरॉन जिसके पास इंफॉर्मेशन है कि हाँ अभी किसी इंसान ने कोई गर्म बर्तन छुआ है, तो उसके पास उसके न्यूरॉन तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच गई। अब अकेला एक न्यूरॉन नहीं होता, हम ये कहेंगे कि मेरे यहाँ से लेकर और यहाँ तक पूरा एक ही न्यूरॉन है, नहीं। यहाँ मेरे रिसेप्टर हैं, उस रिसेप्टर से नर्व्स कनेक्टेड हैं, वो नर्व्स जाएंगी मेरे नर्वस सिस्टम में, और नर्वस सिस्टम में हजारों लाखों न्यूरॉन्स होते हैं। वो जो लाखों न्यूरॉन्स होते हैं, वो न्यूरॉन्स कनेक्टेड होते हैं मेरे नर्वस सिस्टम में, मेरे ब्रेन में। तो ब्रेन तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी, वो ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी बहुत सारे न्यूरॉन्स के द्वारा। तो हमने कहा कि एक न्यूरॉन है जो इन्फॉर्मेशन कैरी कर रहा है, अब उस न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर वो कैरी कैसे होगी, वो कैसे फॉरवर्ड होगी। तो एक्सॉन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन, मतलब सेंसरी न्यूरॉन का मतलब क्या है? इस न्यूरॉन के पास इंफॉर्मेशन है, जिस न्यूरॉन के पास इंफॉर्मेशन होती है उसको बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है। अच्छा, ये जो इस तरीके का पोर्शन है, ये इस तरीके का पोर्शन है जो हमने लास्ट में नर्व एंडिंग्स दिखा रखी है ना। न्यूरॉन जो है, आप ये देखिएगा, न्यूरॉन का जो बेसिक होता है स्ट्रक्चर, वो होती है सेल बॉडी। इस सेल बॉडी से इस तरीके का एक पाइप होता है, इसको बोलते हैं एक्सॉन। एक्सॉन का जो एंड पॉइंट होता है वो इस तरीके की नर्व एंडिंग्स होती है। तो मैं किसी एक नर्व एंडिंग की बात कर रहा हूँ, तो उस नर्व एंडिंग को हम मैग्नीफाई करके दिखा रहे हैं कि वो नर्व एंडिंग किस तरीके की होती है। ऐसे मैंने मैग्नीफाई करके दिखा दिया उसको। जो दूसरा डायग्राम था उसमें तो पॉइंट की तरह दिखाई दे रही है, यहाँ मैंने उस नर्व एंडिंग को बड़ा करके मैग्नीफाई करके दिखाया। अब देखिएगा, तो इसके बाद हमने बोला इसको बोलेंगे हम एंड ऑफ END, एंड ऑफ सेंसरी न्यूरॉन। एंड ऑफ सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन वो जिस न्यूरॉन के अंदर इंफॉर्मेशन होती है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि जो इंफॉर्मेशन होती है वो होती है छोटे छोटे केमिकल सब्सटेंसेस की फॉर्म में, जिनको आपने सुना होगा, मैंने बोला था इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। तो इंफॉर्मेशन होती है छोटे छोटे केमिकल सब्सटेंसेस की फॉर्म में, और ये जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं ये धीरे धीरे आगे जाते हैं, और आगे जाकर ना ये ऐसे बर्स्ट हो जाते हैं। ये केमिकल सब्सटेंस आगे बर्स्ट हो गया, ये केमिकल सब्सटेंस आगे जैसे ये गोल था तो ये बर्स्ट हो गया। बर्स्ट होने के बाद में क्या है कि ये जो डॉट 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 आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? बेसिकली ये इंफॉर्मेशन है। तो इंफॉर्मेशन आगे पास ऑन होती है, और अब ये आगे जाएगी कहाँ पर? इस तरीके से बस आपको एक ऐसा हल्का सा स्ट्रक्चर बना देना है, और ये इंफॉर्मेशन सारी जाएगी। ये कहलाएगा बेटा, इसको कहेंगे हम, ये जो मैंने बनाया है, ये इस तरीके से जो मैंने ये बनाया है, ये है डेंड्राइट। तो सर फिर वो पार्टिकल्स बर्स्ट होने के बाद इंक की तरह है और वो पेज की तरह है, बस प्रिंट हो जाता है सारी बस बस डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो इंफॉर्मेशन लेता है, इंफॉर्मेशन सबसे पहले रिसेप्टर्स के बाद में सबसे पहले इंफॉर्मेशन आती है डेंड्राइट के पास। डेंड्राइट देगा सेल बॉडी को, सेल बॉडी से इंफॉर्मेशन पास ऑन होगी एक्सॉन पर, एक्सॉन के बाद जाएगी वो नर्व एंडिंग पर। नर्व एंडिंग को मैंने मैग्नीफाई करके दिखाया इस तरीके का, नर्व एंडिंग को ऐसे मैग्नीफाई करके दिखाया। फिर ये कनेक्टेड होगा अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट पर, फिर वो सेल बॉडी पर जाएगा, फिर एक्सॉन पर जाएगा, फिर अगली नर्व एंडिंग पर जाएगा, फिर वो कनेक्ट होगा अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट से। इस तरीके से होता है। तो डेंड्राइट से इंफॉर्मेशन आगे पास ऑन होती रहती है। अच्छा, तो ये जो डॉट 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 ये जो केमिकल सब्सटेंस दिखाई दे रहा है, ये ऐसे बर्स्ट हो गया। बर्स्ट होने के बाद ये डेंड्राइट के पास जाता है, डेंड्राइट इसको एक्सेप्ट कर लेता है, एक्सेप्ट करके आगे इसको पास ऑन कर देता है। तो इंफॉर्मेशन फिर आगे पास ऑन हो जाती है। ये जो मैं डार्क एरो दिखा रहा हूँ, डार्क एरो का मतलब है ये इंफॉर्मेशन पास होगी आगे। इंफॉर्मेशन का मतलब क्या? कि जैसे मान लीजिए इंफॉर्मेशन ये है कि हम शांति से बैठे हुए हैं किसी पार्क में, हम शांति से किसी पार्क में बैठे हुए हैं, और हमारी आंखों ने देखा है कि सामने एक पागल कुत्ता दौड़ते हुए आ रहा है बहुत तेजी से, बेवकूफों की तरह दौड़ता हुआ आ रहा है बहुत तेज। ठीक है, तो एकदम से
एकदम से क्या होगा, मेरी आंखों ने देखा कि भाई सामने खतरा है, अब ये मेरे को काट सकता है आके, तो मैं एकदम से खड़ा होऊंगा और खड़ा होकर भागना शुरू करूंगा। तो ये इंफॉर्मेशन, मेरी आईज जो थी वो क्या थी, फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर से मेरे न्यूरॉन्स तक ये इंफॉर्मेशन फटाफट 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 एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, वो पहुंचते हुए एकदम जैसे ब्रेन में पहुंची, और ये काम मिली सेकंड्स में हो जाता है। मिली सेकंड्स में जैसे ये काम हुआ, तुरंत मैंने कुछ नहीं सोचा समझा, मैं उठा और मैंने भागना शुरू कर दिया। समझ गए आप लोग? ठीक है। यस सर। तो ये चीज है। अच्छा, ये जो हम कर रहे हैं इसमें एक मिनट आप लोग वेट करिए जरा। जो मैं ये एग्जांपल बता रहा हूँ ना, कि हम कहीं पर बैठे हुए थे और सामने से हमें कोई पागल कुत्ता आते हुए दिखाई दे रहा है, वो हमको काट सकता है आगे, तो ये हमें नहीं दे रहा मैं एग्जांपल। आप ये देखिएगा, अगर आप लोग लखमीर सिंह बुक पढ़ते हैं तो उसमें भी ये एग्जांपल दे रखा है। ये देखिए, ये इंसान बैठा हुआ था शांति के साथ, और ये कुत्ता पागल इसको दिखाई दिया, और इसने एकदम से भागना शुरू कर दिया इसको देखकर। तो ये इंफॉर्मेशन जो है, ये एक एग्जांपल दिया गया प्रॉपर, और ये एग्जांपल आप एग्जाम में भी दे सकते हैं। तो सुनकर आपको लग रहा होगा मैं कोई हंसी मजाक की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये वाकई में एग्जांपल दे रखा है, इसमें बुक में भी मेंशन है। ठीक है। हाँ सर, बताओ। सर ये जो इंफॉर्मेशन जो पास हो रही है एक्सॉन के एंड से और डेंड्राइट से हाँ। पे जाती है, तो सर इनकी कोई डायरेक्शन होती है कि लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट से? ऐसी कोई डायरेक्शन नहीं होती, जिस डायरेक्शन में डेंड्राइट्स कनेक्टेड होते हैं उसी डायरेक्शन में चलता जाता है। ये तो बहुत ना, मतलब क्या होता है कि आप एक ये नहीं बोल सकते कि माइंड की जो ह्यूमन ब्रेन होता है, मैं आपको फोटोग्राफ भेजूंगा, जो ह्यूमन ब्रेन होता है, ह्यूमन ब्रेन में नर्व्स का, न्यूरॉन्स का एक इस तरीके से जाल बना हुआ होता है कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि उसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन है, वो मिक्सअप होता है, जैसे एक गुच्छा होता है उस तरीके का। मैं आपको आगे डायग्राम भेजूंगा, ये देखिएगा, नोट्स में मैंने बना रखा है ब्रेन का डायग्राम। तो ब्रेन के डायग्राम में आप डायरेक्शन नहीं देख सकते कि वो पर्टिकुलर किसी डायरेक्शन में जा रहा हो। ये सारी की सारी नर्व्स जो हैं, ये गुच्छे बने हुए हैं इसके, नर्व्स के बहुत सारे नर्व एक से एक में एक लिपटी हुई है। तो ये चीज जो है, इसमें कोई डायरेक्शन का नहीं कहा जा सकता, बस जहां जहां पर वो कनेक्टेड होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कोई वायर है, ठीक है, और वायर है वो मैंने यहाँ पर इस जगह एक स्विच बना रखा है, और इधर यहाँ पर जहां पर मेरा ये दूसरा हाथ है, यहाँ पर एक बल्ब है, यहाँ पर एक स्विच है, यहाँ पर एक बल्ब है, और यहाँ से यहाँ तक वायर आ रहा है। अब वो वायर स्ट्रेट नहीं आ रहा है, वो ऐसे घूम घूम कर इधर उधर घूम घूम कर फाइनली आ रहा है यहाँ तक। तो मैं स्विच ऑन करूंगा तो यहाँ पर बल्ब जल जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्शन नहीं होती उनकी। समझ में आ गई? ओके सर। यस सर। अच्छा। सर ऐसा क्वेश्चन आया था ना हाँ नहीं, ओलंपियाड में मेरे। हाँ बेटा बताओ क्या बोल रहे हो? कुछ अच्छा ठीक है, तो ये जो चीज है इसको आप देखेंगे, मैंने नोट्स में भी मेंशन कर रखा है कि केमिकल सब्सटेंस रिलीज, कोई केमिकल सब्सटेंस रिलीज हो गया है ना, और ये जो बीच में जो इतना आपको गैप दिखाई दे रहा है ना, दिस गैप इज नोन एज सिनेप्स। दिस गैप इज नोन एज सिनेप्स। तो हमेशा जो दो न्यूरॉन्स कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से, तो उनके बीच में एक मामूली सा गैप जरूर होता है। अच्छा जी, ठीक। तो ये सारी चीजें हैं, ये मैंने आपको इसमें मेंशन कर दी है कि ये आपका डायग्राम है। अब शायद आपको इस डायग्राम को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक्सॉन है सेंसरी न्यूरॉन का, ये डेंड्राइट का मैग्नीफाइड वर्जन है। ये जो डॉट 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 निकल रहे हैं ये केमिकल सब्सटेंस है, लिखा हुआ है देखिए, केमिकल सब्सटेंस रिलीज्ड। फिर ये आगे इंफॉर्मेशन पास ऑन हो गई, एंड दिस इज नोन एज डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन। और ये जो इंफॉर्मेशन होती है ये होती है इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में। तो लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेटेड। ठीक है, तो ये आपका डायग्राम हो गया, और बीच में जो गैप है, ये बीच में गैप है, दिस गैप इज नोन एज सिनेप्स। ये लिखा हुआ है सिनेप्स है, लिखा हुआ है गैप बिटवीन टू कनेक्टिंग न्यूरॉन्स। तो अब ये डायग्राम तो टफ नहीं लग रहा किसी बच्चे को? बताइए। तो सर ठीक है, चलिए जी, अब मैं आगे बात करता हूँ। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है बेटा, देखिए अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ सिनेप्स एक्ट लाइक वन वे वॉल्व्स। हमें ये बताना है कि सिनेप्स जो है वो वन वे वॉल्व की तरह एक्ट कैसे करता है। अब सबसे पहली चीज तो मुझे ये समझना है वन वे वॉल्व क्या होता है।
वन वे वॉल्व का मतलब ये होता है, देखिएगा मैंने बोला कि ये हमारे घरों में जो टंकी होती है ना, जो टोटी होती है जिसको आप टैप बोलते हो, ये वो टैप है और ये कनेक्टेड है, ये पाइप है, इस पाइप में पानी भरा हुआ है और पानी यहाँ से निकलता है, ऐसे गिरता है पानी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ, मान लीजिए हमारे पास ऐसे ऐसे हमारे पास कोई ऐसी टैप है, तो हमने क्या करा, हमने इस टैप को ऐसे हम घुमाते हैं और घुमाने के बाद होता क्या है कि यहाँ पर अंदर पानी भरा हुआ है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वॉल्व लगा हुआ है। तो जैसे ही मैंने इसको घुमाया तो यहाँ का जो वॉल्व है ये वॉल्व हट जाता है और वॉल्व हटने के बाद में पानी यहाँ से ऐसे निकलने लगता है। समझ गए सभी बच्चे? ठीक है। Yes. तो जैसे ही मैंने इसको घुमाया तो घुमाता हूँ, जब मैं इसको खोलता हूँ, कभी भी आप अगर देखेंगे इस तरीके का जो टैप होता है उसको जब हम घुमाते हैं तो घुमाने पर ये हल्का सा ऊपर उठ जाता है, ये हल्का सा ऊपर उठ जाता है। ऊपर उठने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो आपने बीच में एक ऑब्स्टेकल लगा रखा था, दैट ऑब्स्टेकल इज रिमूव्ड नाउ। वो ऑब्स्टेकल ऊपर की तरफ उठ जाता है और जैसे ही वो ऊपर उठता है तो पानी जो रुका हुआ होता है यहाँ पर वो ऐसे बहने लगता है। तो इस तरीके का जो वॉल्व होता है ना, ये बीच में वॉल्व होता है, उस वॉल्व को हमने ऊपर उठा दिया, ठीक। और आप Just दोबारा बताइए क्या कह रहे हो? वैसा मतलब जैसे डैम की वॉल होती है। आवाज अटक सर गई। कुछ समझ नहीं आ रहा। सर मैं कह रहा हूँ मतलब जैसे डैम की वॉल होती हैं, जैसे मतलब जैसे डैम की वॉल नहीं लगी रहती है, वो जब लोग खोलते हैं तब पानी निकलता है वहां से। डैम तो बहुत बड़ा एग्जांपल हो गया, हम तो एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं। तो मैंने ये कहा कि ये वन वे वॉल्व है। वन वे वॉल्व का मतलब ये है कि जब मैं इसको खोलता हूँ, जब मैं इसको ओपन करता हूँ तो पानी यहाँ से यहाँ गिरता है। क्या टंकी में जो ये टोटी होती है जिसको टैप बोलते हैं, क्या इस टैप में कोई ऐसा मेथड भी होता है कि जिसको यूज करके ये पानी वापस उल्टा ऊपर जाने लगे और टंकी भर जाए? ऐसा तो नहीं होता ना कोई तरीका? नो सर। बताइए, ऐसा तो तरीका नहीं होता ना। तो नो ये सर। वन वे वॉल्व नहीं होता है। होता वन वे वॉल्व का मतलब ये है कि जो पानी है वो यहाँ से आएगा और यहाँ से नीचे गिरेगा। हम कैसे भी कोशिश करके वापस इसमें पानी घुसाकर और ऊपर टंकी को भर नहीं सकते, ठीक है। तो मैं इस टैप के अंदर, मैं इस टैप को सिर्फ वन वे वॉल्व की तरह यूज करता हूँ कि इसमें से पानी बाहर आएगा, इसके अंदर पानी नहीं जाएगा। ये समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। तो जो क्वेश्चन है, अब मैं क्वेश्चन पर आता हूँ। क्वेश्चन क्या था? एक्सप्लेन हाउ सिनेप्सेस एक्ट लाइक वन वे वॉल्व्स। तो जिसमें एक ही डायरेक्शन में मोशन होता है हम उसको बोलते हैं वन वे वॉल्व, ठीक है। इसी तरीके से जो सिनेप्स होता है, सिनेप्स भी वन वे वॉल्व की तरह काम करता है कि उसमें इंफॉर्मेशन सिर्फ एक डायरेक्शन में ही काम करती है, वापस नहीं जाती। मतलब इंफॉर्मेशन इस सेंसरी न्यूरॉन से आई तो आगे पास ऑन होगी, ये इंफॉर्मेशन वापस नहीं जाती। सर फूड साइकिल की तरह एनर्जी एक ही साइड जाएगी। हाँ, तो इसमें इंफॉर्मेशन इसी डायरेक्शन में आएगी, वापस नहीं जाएगी, इसमें किसी भी तरह से इंफॉर्मेशन वापस नहीं जाएगी। आप समझिए कैसे। इसका आंसर देखिएगा क्या है। मैं पढ़कर सुनाता हूँ, जिस बच्चे को ना समझ में आए प्लीज मेरे से दोबारा पूछना। ओके सर। ये है, synapses act like one-way valves because the chemical substances present only in one side of the gap। पहली चीज, जो केमिकल सब्सटेंस होता है, ये जो गैप है ना बीच में, इस गैप को हम बोलते हैं सिनेप्स। तो केमिकल सब्सटेंस सिर्फ इस तरफ होता है, इस तरफ नहीं होता। और केमिकल सब्सटेंस आगे की तरफ जाता है। पहला पॉइंट तो ये हो गया, बिकॉज केमिकल सब्सटेंस इज प्रेजेंट ओनली ऑन वन साइड ऑफ द गैप। गैप के एक तरफ होता है केमिकल सब्सटेंस, दूसरी तरफ नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट, due to this the nerve impulses or messages through a particular set of neurons can grow across only from one side which contains the chemical substance. In this way, synapses ensure that nerve impulses travel in only one direction through a particular set of neurons, that is, they act like one-way valves. जो डेंड्राइट होता है, डेंड्राइट की जो प्रॉपर्टी है
वो सिर्फ इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट करके आगे पास ऑन करने की होती है। डेंड्राइट इंफॉर्मेशन होती है केमिकल सब्सटेंस में स्टोर्ड, तो वो केमिकल सब्सटेंस को सिर्फ एक्सेप्ट करेगा। ठीक, तो हम ये कहेंगे कि बिकॉज सिनेप्स के एक तरफ केमिकल सब्सटेंस होता है, दूसरी तरफ केमिकल सब्सटेंस नहीं होता। देखिए दोबारा से देखिएगा कि यहाँ पर भी जो बीच में वॉल्व है ना, उस वॉल्व के इस तरफ पानी है, इस तरफ पानी नहीं है। तो जैसे ही ये वॉल्व खुला तो इधर का पानी इस तरफ ट्रांसफर होना ही होना है। इसका मतलब क्या है कि ये जो सिनेप्स है, सिनेप्स के एक तरफ है केमिकल सब्सटेंस, दूसरी तरफ केमिकल सब्सटेंस नहीं है। तो केमिकल सब्सटेंस यहाँ से आगे ही पास ऑन होंगे, वापस पीछे नहीं जाएंगे। सबको समझ में आ गया? यस सर। यस सर। इस तरह से हम ये बोलेंगे जो सिनेप्स है, सिनेप्स एक्ट एज वन वे वॉल। हाँ जी बताइए, बताइए किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए। सर आप प्लीज ये वाला एक बार फिर से समझा दो, मैं मैं दोबारा डिस्कनेक्ट बता हो रहा गई हूँ, थी। आप समझिएगा, दोबारा सुन लीजिए। आप देखिएगा सिनेप्स क्या है, सिनेप्स यहाँ पर क्या है, ये एक न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है। ये इस न्यूरॉन का एक्सॉन जो है वो नर्व एंडिंग्स में कनेक्टेड है, लास्ट में नर्व एंडिंग्स होती है। ठीक है, नर्व एंडिंग्स का मैग्नीफाइड व्यू मैंने दिखाया, मैंने इसको बड़ा बनाकर दिखा दिया। ठीक, तो अब उसमें केमिकल सब्सटेंस होंगे, वो रिलीज होगा। केमिकल सब्सटेंस में इंफॉर्मेशन है स्टोर्ड। तो अब क्या है कि बीच का जो गैप है, दिस इज सिनेप्स, जो बीच का गैप होता है वो सिनेप्स कहलाता है। तो गैप के इस तरफ है बस केमिकल सब्सटेंस, इस तरफ नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो केमिकल सब्सटेंस है ये यहाँ से इस तरफ ही आएंगे, वापस नहीं जाएंगे। जैसे एक टैप होता है, तो टैप में मैंने ये बोला कि इधर से तो ये पूरी तरह से खाली होता है, यहाँ नहीं होता कुछ भी। ठीक, और मैंने यहाँ एक वॉल्व लगा रखी है कि यहाँ पर अगर ये टंकी को मैंने बंद कर रखा है, अगर ये टंकी को बंद कर रखा है दैट मीन्स मैंने वॉल्व लगा रखी है। और जैसे ही मैं इसको खोलूंगा तो इसके इस तरफ वाटर है, इस तरफ नहीं है। तो खुलते ही वाटर कहाँ जाएगा, वाटर आगे की तरफ जाएगा जहां उसको जगह मिलेगी। ठीक, वही चीज यहाँ पर है कि सिनेप्स के एक तरफ केमिकल सब्सटेंस है लेकिन दूसरी तरफ कुछ नहीं है। दूसरी तरफ तो डेंड्राइट है जो केमिकल सब्सटेंस को एक्सेप्ट करने के लिए बैठा हुआ है। तो सिनेप्स जो है, सिनेप्स जैसे ही उसको अलाउ करेगा तुरंत वो केमिकल सब्सटेंस यहाँ चला जाएगा अगले डेंड्राइट पर, अगले डेंड्राइट से अगली सेल बॉडी से, अगली सेल बॉडी से एक्सॉन में, और एक्सॉन से फिर अगले न्यूरॉन को पकड़ेगा। समझ गए? तो सर जो आपने वो डॉगी वाला एग्जांपल दिया था, तो वो आई से इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जा रही है। आई से इंफॉर्मेशन पहले जाएगी डेंड्राइट पर, डेंड्राइट से इंफॉर्मेशन जाएगी सेल बॉडी पर, सेल बॉडी से इंफॉर्मेशन जाएगी एक्सॉन पर, और एक्सॉन से अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट पर। ठीक है, तो इसका मतलब एक न्यूरॉन पर गई, फिर दूसरा न्यूरॉन, फिर तीसरा न्यूरॉन, फिर चौथा न्यूरॉन, फिर पांचवा न्यूरॉन, और फाइनली ब्रेन तक पहुंच गई इंफॉर्मेशन। तो सर वो ब्रेन से कैसे वापस आएगी अगर ट्रांसपोर्ट लाइक जो वो मूवमेंट है वो एक ही साइड वाला है? हाँ, वो मैं आपको बताऊंगा, वो चीज मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। जो इंफॉर्मेशन जाती है, इंफॉर्मेशन तो एक रास्ते से गई, लेकिन इंफॉर्मेशन जो वापस आती है कि अब हमको क्या करना है, वो दूसरे रास्ते से वापस आती है, उसको मैं अभी आपको बताऊंगा थोड़ी देर। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन जाने का रास्ता है, ये समझ में आ गया सबको? यस सर। यस यस सर। सर। चलिए जी, अब अगला देखते हैं आगे। तो इस तरह से जो सिनेप्स है, सिनेप्स एक्ट एज वन वे वॉल्व। फिर अब हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो है, नर्वस सिस्टम भी कुछ अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। तो हम ये कहेंगे एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए। सर जो इन्फॉर्मेशन ब्रेन में जाती है और जो वापस आती है वो सेम होती है, वो अलग होती है? जो इंफॉर्मेशन ब्रेन में जाती है वो भी इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के फॉर्म में जाती है, और जो वापस आती है वो भी इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के फॉर्म में, लेकिन जिस रास्ते से जाती है ना उस रास्ते से वापस नहीं आती। पर सर इन्फॉर्मेशन अलग भी होती है? इंफॉर्मेशन अलग नहीं होती, सेम होती है। इंफॉर्मेशन कन्वर्ट हो जाती है। जैसे मान लीजिए हमने ये लिखना है कि माय नेम इज रुद्रांश, मुझे ये कंप्यूटर पर टाइप करना है, तो मैंने तो इंग्लिश अल्फाबेट्स में टाइप कर दिया माय नेम इज रुद्रांश, लेकिन जो कंप्यूटर है वो 0 और 1 ही समझेगा बस। तो कंप्यूटर में वो 0 और 1 की कोडिंग हो जाती है, और वो कोडिंग कंप्यूटर के सीपीयू तक पहुंचती है, और फिर उसको वो अलग तरीके से कन्वर्ट करके और फिर मॉनिटर पर डिस्प्ले कर देता है। तो वो बहुत कम टाइम में होता है वो सारा काम,
मुझे ये दिखाई देता है कि मेरे टाइप करते सारी चीज ऊपर लिखी हुई आ रही है, लेकिन प्रोसेसिंग अंदर चलती है, जिसको आप मदरबोर्ड बोलते हैं, सीपीयू। वही चीज यहाँ पर है कि मैंने किसी एक कुत्ते को दौड़ते हुए देखा मेरी तरफ, तो जैसे ही मैंने देखा तो मेरी आंखों ने इंफॉर्मेशन भेज दी न्यूरॉन्स को, न्यूरॉन से वो इंफॉर्मेशन मेरे दिमाग तक पहुंच गई भी खतरा है, भाग ले यहाँ से, उठ और खड़ा हो और भाग यहाँ से, नहीं तो ये कुत्ता काट लेगा। ठीक है, तो एकदम से ये इंफॉर्मेशन मेरे दिमाग तक पहुंची। अब वो इंफॉर्मेशन वापस मेरे जो बॉडी पार्ट्स है, जैसे कि मेरे पैर, भाई मैं पैरों से ही तो भागूंगा, तो मेरे पैरों तक वो इंफॉर्मेशन पहुंच जानी चाहिए कि खड़े हो और भागना शुरू करो, जान बचाओ। ठीक है, तो वो चीज जो है वो रास्ता क्या है, वो रास्ता मैं आपको अभी बताऊंगा। फिलहाल हमने कहा कि जो इंफॉर्मेशन रिसेप्टर से पहुंचती है वो सिनेप्स के थ्रू एक ही रास्ते से पहुंचती है, इस रास्ते से वापस नहीं आती इंफॉर्मेशन। ये समझ गए? यस सर। यस सर। अब Yes, अगला sir. रास्ता क्या है वो मैं अभी नर्वस सिस्टम एक्सप्लेन करने के बाद बताऊंगा उस चीज को। देखिए, अब है हमारा द पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। The parts of nervous system. So nervous system is divided into two main parts. एक होता है central nervous system, central nervous system, और दूसरा होता है पेरिफेरल सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, अच्छा, अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीजें होती हैं, एक तो ब्रेन हमारा और एक स्पाइनल कॉर्ड। ठीक, तो नर्वस सिस्टम किस तरीके से डिवाइडेड होता है मैं इधर लिख देता हूँ। नर्वस सिस्टम, एक हो गया पेरिफेरल, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और एक हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के भी दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और एक होता है वॉलंटरी नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और एक होता है वॉलंटरी नर्वस सिस्टम। बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है ये। जैसे मैंने बताया कि इंफॉर्मेशन न्यूरॉन्स तक पहुंचती है, न्यूरॉन्स से फिर ब्रेन में पहुंचती है, फिर ब्रेन से वापस इंफॉर्मेशन आती है हमारी मसल्स में, मसल्स जो है फिर एक्ट करती हैं। अगर मान लीजिए हमें पता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि सामने जो आदमी बैठा हुआ है वो हमें गोली मार देगा, हमें ये मालूम ही नहीं है। ठीक है, हमारे पास भी हथियार है, ठीक है, तो वो तो हमें गोली मार देगा और हम मर जाएंगे, हमें कुछ पता ही नहीं है उस बारे में। लेकिन अगर हम नहीं है, एक कोई ट्रेन कमांडो बैठा हुआ है, कोई मिलिट्री मैन बैठा हुआ है, तो मिलिट्री मैन को ये ट्रेनिंग होती है, जो मिलिट्री मैन होती है उनको वो ट्रेनिंग होती है कि उनको पता है कि भाई हथियार को इतनी देर में हथियार को हम उठाएंगे, इतनी देर में गन को लोड करेंगे और इतनी देर में हम फायर कर देंगे, तो उनको वो चीज पता होती है। तो वो क्या करते हैं, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का मतलब ये है कि जैसे ही उनको ये पता चलता है वो अपने बंकर में बैठे हुए हैं। ये मैं आपको एग्जांपल इस वजह से दे रहा हूँ, जैसे अभी वॉर लाइक सिचुएशन चल रही है इंडिया और चाइना में, तो जैसे क्या है कि जो सोल्जर्स होते हैं, तो सोल्जर्स को ये मालूम है कि भाई सामने से गोली चलनी शुरू होगी। अब जैसे मान लो हम बैठे हुए हैं अपने घर में,
हमारा किसी गोली बंदूक बारूद से किसी से कोई लेना देना ही नहीं है, हमें कुछ पता ही नहीं है क्या होता है क्या नहीं होता, हम जानते ही नहीं, क्योंकि हमारा वो फील्ड ही नहीं है। भाई आप लोग पढ़ते हैं, मैं पढ़ाता हूँ, तो ना तो मैंने कभी गोली चलाई ना आपने कभी गोली चलाई। ठीक, तो होता क्या है कि हम तो अपने घर में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि बाहर पटाखे चल रहे हैं, गोलियां चल रही हैं। अब बाहर तो पटाखे चल रहे हैं तो हम ये सोचेंगे यार दिवाली आने वाली है, लगता है पटाखों की आवाज आ रही है। लेकिन अगर कोई आर्मी मैन है, अगर कोई पुलिस मैन है, ठीक है, तो आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड अगर कोई भी आदमी है तो वो सुनते ही एकदम बता देगा भाई नहीं, ये क्रैकर्स की पटाखों की आवाज नहीं है, ये बंदूक की गोली की आवाज है। ठीक है, तो सर यही तो कह रहे हो कि आधे बॉलर्स बॉल पकड़ लेंगे और हम शायद छोड़ दें। हम छोड़ देंगे, बिल्कुल सही बात है। तो वही चीज है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ये है कि जो धीरे 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 हमने प्रैक्टिस कर ली है अगर किसी चीज की, तो प्रैक्टिस करते ही जो ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए सामने से कहीं से आवाज आने लगी गोली चलने की और कोई सोल्जर अपने बंकर में बैठा हुआ है, तो आप ये समझिएगा कि उसके न्यूरॉन्स को इंफॉर्मेशन जाए और फिर न्यूरॉन्स से ब्रेन में पहुंचे और ब्रेन से वापस इंफॉर्मेशन आए कि भाई खतरा है, उसको इतना टाइम नहीं लगेगा। वो 1 सेकंड भी नहीं लगाएगा, 1 सेकंड के अंदर अंदर वो अपनी गन को लोड करके पोजीशन लेकर बैठ जाएगा कि कहाँ से गोली की आवाज आ रही है, उसी डायरेक्शन में गोली चलानी शुरू कर देगा वो। ठीक है, तो ये क्या चीज होती है, ये चीज होती है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इस तरह से काम करता है। ऑटोनॉमिक मतलब ऑटोमेटिक, वो फीड हो गया आपके दिमाग में। आप बड़ी तेजी से गाड़ी चला रहे हो, आपको सामने से दिखाई दिया कि एकदम से कोई जंगली जानवर एकदम से रास्ते में से ऐसे गुजर गया, तो आपका दिमाग आपको समझाएगा नहीं, ऑटोमेटिकली आपका पैर पैर जो है वो ब्रेक पर पड़ जाएगा, तो आपका पैर एकदम से ब्रेक पर पड़ जाएगा। तो ये चीज कहलाती है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। फिर एक चीज आ रही वॉलंटरी। वॉलंटरी का मतलब क्या है कि मैं जानबूझकर कोई काम करना चाहता हूँ, मैं बैठा रहूँ सामने, मेरे भाई बहन बैठे हुए हैं, हम 4-5 लोग बहुत सारे बैठे हुए हैं, हमको ऐसे ही होता है कि यार ये फालतू में बैठा हुआ है ना, चल यार इसको गुदगुदी ही कर दे। तो ये वॉलंटरी एक्शन हो गया मेरा कि यार ये बहुत देर से चुपचाप बैठा हुआ है, ना हंस रहा है ना बोल रहा है, कुछ नहीं कर रहा, चलो उसको गुदगुदी कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या काम है, ये वॉलंटरी काम है, ये मैं जानबूझकर कर रहा हूँ। तो ये चीज पूरा मैं अपने दिमाग से समझ के और मैं ये काम कर रहा हूँ कि चलो थोड़ा कॉमेडी कर देते हैं, तो चलो ये बैठा हुआ है इसको गुदगुदी कर देते हैं, वो बेचारा पेट पकड़ के हंसने लगेगा। ठीक है, तो ये है क्या, वॉलंटरी नर्वस सिस्टम वो है कि जिसमें हम सोच समझ के कोई एक्शन करते हैं। और हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ये है कि वो चीज फीड हो गई है। अगर कोई प्रोफेशनल क्रिकेट प्लेयर बैठा हुआ है और बड़ी तेजी से बॉल आती है, जिस डायरेक्शन से आएगी वो तो हाथ यूं करके बॉल को कैच कर लेगा, एकदम पकड़ लेगा। ठीक है ना, और हम बैठे हुए हम तो अपना सर उड़वा के बैठ जाएंगे क्योंकि हमें तो क्रिकेट खेलना ही नहीं आता। ठीक, तो ये एक एग्जांपल हो गया। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एंड वॉलंटरी नर्वस सिस्टम। उसके अलावा जो दूसरा नर्वस सिस्टम होता है, मतलब नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, जो उसकी सेकंड कैटेगरी होती है वो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीजें होती हैं, एक तो ब्रेन। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए। सर वॉलेंट्री का एक बार दोबारा बता दो। वॉलंटरी का ये हो गया कि मैं सोच समझ के अगर कोई काम करता हूँ तो वो वॉलंटरी नर्वस सिस्टम है। सोच समझ के अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो वो वॉलंटरी नर्वस सिस्टम होता है। सर मतलब जैसे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हम एक बिल्कुल सडनली एक्शन करते हैं। सडनली एक्ट करते हैं, हमें अगर दिखाई दिया कि रास्ते में किसी तरीके का कोई ऑब्स्टेकल है और वो एकदम से मेरी गाड़ी के आगे से क्रॉस कर जाता है, तो मुझे ब्रेक लगाने के लिए किसी की परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी, किसी से बात नहीं करनी पड़ेगी, कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, मैं एकदम से ब्रेक पैडल दबा दूंगा। तो उसमें ये नहीं है कि वो इन्फॉर्मेशन मेरे न्यूरॉन्स से एकदम से दिमाग तक जा रही है, वो ऑटोमेटिकली मेरी मसल्स में वो चीज फीड हो चुकी है, मेरी मसल्स उस चीज को अंडरस्टैंड कर चुकी है कि ऐसी सिचुएशन में ऑटोमेटिकली मेरा पैर उठ जाएगा। समझ रहे हैं भाई? आप ये देखिएगा कि अगर अगर आपके पास एकदम से सामने से आपको लगता है कि कोई बहुत बड़ी चीज उड़ के आपकी तरफ आ रही है, तो एकदम से आपके हाथ ऐसे आ जाएंगे आपकी आंखों के आगे, आपके चेहरे के आगे। ठीक है, कभी ऐसा होता है कि आपके पेट के आगे आ जाए या आपकी चेस्ट के आगे ऐसे आ जाए? कभी नहीं होता ऐसा। आप सबसे पहले अपना चेहरा बचाते हो। तो ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है। ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इस तरह से काम करता है कि आप एकदम से अपना चेहरा बचाएंगे। कोई भी सर जब आई ड्रॉप डलने वाली होती है तब आंखें अपने आप बंद कर लेती अपने आप ही बंद होने लगती हैं। सामने से अगर धूल भरी आंधी चलती है तो हमारी आंखें छोटी हो जाती हैं, एकदम से बंद हो जाती हैं। बहुत तेज धूप होती है तो हमारी आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। तो ये चीज ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में आती है।
ठीक है, अब इसको जो आगे एक्सप्लेन करेंगे वो मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा, ठीक है, और आगे तक के नोट्स मैं आपको भेज देता हूँ अभी। अभी क्या लगभग 1-1.5 घंटे बाद भेजूंगा, मेरी ये क्लास खत्म हो जाएगी तब भेजूंगा, ठीक है। तो नमस्ते। हाँ, मैं आपको नोट्स भेज दूंगा लगभग 10:30-11 बजे के आसपास। सर आप टेस्ट भी लोगे ना अभी? हाँ, टेस्ट भी लूंगा, उसके बारे में मैं कल करता हूँ डिस्कस। सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लोगे ना? नमस्ते सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लोगे ना? हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मैं बता दूंगा, मैं अलग अलग बैचेस में इन्फॉर्म कर दूंगा। फिलहाल मैंने ये सोच रखा है कि दोनों बैचेस का कंबाइंड टेस्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लूंगा। यस सर। इसी वीक लोगे? हाँ, इसी वीक लूंगा। नमस्ते सर। चलिए, थैंक यू सर। नमस्ते। नमस्ते सर, बाय सर। ओके, नमस्ते। थैंक यू सर। थैंक यू सर। श्रीजा, तुमने बताया नहीं आज एग्जाम था, कैसा हुआ? अच्छा, गए, चलो ठीक है, कोई नहीं, ठीक सर है। मेरा भी सर। ओलंपियाड हो गया, मेरा भी ओलंपियाड खत्म हो गया। अच्छा, आज था क्या? हाँ सर, मैंने मैसेज करा था आपको, आपने देखा नहीं था, कोई हाँ, दिक्कत मैंने नहीं। देखा। चलिए, थैंक यू सर। बाय। ओके ओके ओके, बाय।